Good evening, students. Welcome to the class of MCQs, where we practice what we learn. आज हम करने वाले हैं कर्व्स पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो कर्व्स हमने आपको पिछले 2-3 क्लास में पढ़ा है, आई होप आपने वीडियो देखा होगा, सीखा भी होगा। उसी को आज अप्लाई करते हैं कि हमने कितना सीखा है। ठीक है। द लफा कर्व इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। अगर आप अभी बता दें कि लफा कर्व होता क्या है तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। मैं आपको हिंट देता हूं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, ये फिलिप्स कर्व होता है, इसीलिए ये नहीं होगा। टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये डिमांड कर्व होता है, इसलिए नहीं होगा। इनकम एंड कंजम्पशन पैटर्न, ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर ये है। कहता क्या है कि अगर गवर्नमेंट बार बार टैक्स रेट बढ़ाते चले तो एक लिमिट तक रेवेन्यू गवर्नमेंट का बहुत ऊपर भागते जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर टैक्स रेट बढ़ाते जाएगी तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो नीचे गिरने लगेगा। यही कहते हैं हमारे लफा कर्व। ठीक है। द जे कर्व का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका ऐसा होता है। ठीक है। वाई एक्सिस क्या होता है आप बताइए। ठीक है। द जे कर्व रिप्रेजेंट्स द इनिशियल वर्सनिंग ऑफ अ कंट्रीज ट्रेड बैलेंस फॉलोइंग करेंसी अप्रिसिएशन। कभी डिप्रिसिएशन इन एक्सपोर्ट्स, करेंसी डिप्रिसिएशन, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। देखिए, अगर थोड़ा सा भी आपको ये खाली एक्स और वाई का आइडिया होता तो आप सीधे इसको काट देते। ठीक है, ये नहीं होता। फिर सीधे मैटर पे आता है आपको, ये होगा करेंसी डिप्रिसिएशन। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब डिप्रिशिएट किया हमारा करेंसी, कोई भी करेंसी डिप्रिशिएट कर सकता है। ठीक है। और उसके कारण क्या होता है, जो इंपोर्ट होता है वो आपको महंगा हो जाता है। ठीक है। इंपोर्ट महंगा हो गया तो जो हमारा ट्रेड बैलेंस है आपको वो आपको अचानक से नीचे गिरने लगता है। ठीक है। लेकिन क्योंकि डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हुआ है तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो कॉम्पिटेटिव हो जाता है। क्यों होता है जाके वीडियो में देखिए। ठीक है। वो हमारा पिकअप करने लगता है। तो जो इंपोर्ट से घाटा हो रहा था वो एक्सपोर्ट के सुपर फायदा से आपको इसको कंपनसेट करके इवेंचुअली हमें हमारे करंट अकाउंट बैलेंस को इवेंचुअली प्रॉफिट करने लगता है। मैं करंट अकाउंट बैलेंस क्यों बोल रहा हूं, सोचिए। इसका क्लास हम जब करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। Philip curve shows the relationship between inflation and unemployment, price and quantity, income and consumer spending, government spending and fiscal deficit। ये तो साफ गलत है। फिर इनकम एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये भी गलत है। प्राइस, ये डिमांड होता है, ये आंसर सही है। क्या कहता है फिलिप कर्व कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्फ्लेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा घटेगा। इन्फ्लेशन जितना घटेगा अनएम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा बढ़ेगा। क्यों, कैसे, ये जाके वीडियो में देखिए। लॉरेंस कर्व इज यूज्ड टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सब फालतू ऑप्शन है इसलिए मैंने काट दिया। ये थोड़ा डाउट था लेकिन मुझे पता है कि ये भी गलत ही है तो इसीलिए ये बचता है। लॉरेंस कर्व क्या बोलता है कि आपको जो किसी कंट्री में इनकम में इनइक्वालिटी कितना, वो एब्सोल्यूट वेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए कोई कंट्री है, जैसे मान लीजिए हम कोई अफ्रीकन कंट्री लेते हैं जहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है। ठीक है। साउथ सूडान ले लेते हैं जैसे। ठीक है। गरीबी बहुत ज्यादा है लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको इनइक्वालिटी भी ज्यादा हो सके सभी एक साथ गरीब हो। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वहां पे आपको लॉरेंस कर्व ये बोलेगा कि वहां पे इनइक्वालिटी कम है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वहां पे एब्सोल्यूट वेल्थ जो है वो ज्यादा हो गया। अब लॉरेंस अमेरिका में क्या बोलेंगे कि अरे यहाँ तो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका का जो वेल्थ है वो नीचे हो गया। तो ये रिलेटिव वेल्थ के बारे में बात कर रहा है, ना कि एब्सोल्यूट वेल्थ के बारे में। ये मेन वर्ड था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इफ द लॉरेंस कर्व कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, द गिनी कोफिशिएंट वुड बी क्या? कुछ ऐसा तो था। ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी होता था जो कि 45 डिग्री भी होता था, और लॉरेंस कर्व ये होता था जो ये होता था, और फिर शायद गिनी कोफिशिएंट इसके बीच से कहीं से आता था। तो ये क्या बोल रहा क्वेश्चन कि ये वाला कर्व जब इसके बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा? तो इवेंचुअली आपको गिनी कोफिशिएंट विल बी 0। मैंने आपको वीडियो में समझाया हुआ, वहां पे जाके इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। A Gini coefficient of इतना indicates high income inequality, low income inequality, perfect income inequality, inconclusive information। तो जब 0 आपको परफेक्ट इनइक्वालिटी होगा तो 0.75 तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? अगर आपको 0 के बारे में पता भी नहीं होता तब भी आप बता देते अगर वीडियो देखे होते। लेकिन अगर इसी आपको पता नहीं भी होता
और सिर्फ इस वीडियो के हिसाब से ही चले तो अगर जीरो इक्वालिटी है तो जितना उससे आगे जाते जाएंगे तो हम लोग का इनइक्वालिटी बढ़ते जाएगा, तो उस हिसाब से हमारा आंसर ये हमारा हाई इनकम इनइक्वालिटी आ सकता था। ठीक है, गिनी कोएफिशिएंट रेंजेस फ्रॉम 1000 तो 2 लाख है ना, नहीं, क्यों? क्योंकि जब हम 0.75 0 ये सब बात कर रहे हैं तो कॉमन सेंस बोलता है कि कहीं ना कहीं इसी के अराउंड होगा। ठीक है, तो ये 0 से 1 के बीच में लाता है, ये एक फ्रैक्शन होता है जो कि डेसिमल वैल्यू गिव आउट करता है, इसलिए वो 0 to 1 था आंसर। ठीक है, 0 क्या कहा? 0 परफेक्ट इक्वालिटी का, 1 क्या कहा? परफेक्ट इनइक्वालिटी का। परफेक्ट इनइक्वालिटी दिखता कैसा है, होता क्या है, जाके वीडियो में देखिए। एंजल कर्व इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, नहीं। इनकम एंड कंजम्पशन पैटर्न, टैक्स रेट, हाँ इसी को मार दे क्या? अरे भाई लफार क्या होता है फिर? इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको मारता है क्या? तो भाई फिलिप्स क्या होता है? तो बचता है ये अपना इनकम एंड द कंजम्पशन पैटर्न। ठीक है, फिर द डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, नहीं, फिलिप्स होता है। टैक्स रेट लफार होता है। इनकम एंड कंजम्पशन पैटर्न, नहीं। फिर प्राइस एंड क्वांटिटी, ये आपको सही होगा। ठीक है, ये आपको पता है, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना प्राइस भागेगा उतना डिमांड नीचे जाएगा। इज इट ट्रू फॉर एवरी अदर गुड्स? नहीं, कुछ गुड्स ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जहां पे ये लॉ फॉलो नहीं करता है, उसके लिए मेरे जाके डिमांड का वीडियो देखें। लॉरेंस गिनी कर्व इज डिराइव फ्रॉम द लॉरेंस कर्व एंड इज यूज टू मेजर, अभी आपको समझाया, तो उसी बेसिस पे अगर आप आंसर खोजना चाहे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या होगा हमारा? इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये लॉरेंस कर्व और लॉरेंस गिनी कर्व अलग है क्या? शायद अलग है। गिनी कोएफिशिएंट कहाँ से आता है? शायद वहीं कहीं से आता होगा। होता क्या गिनी कोएफिशिएंट, ये अगर आपको जानना है तो जाके वीडियो में देखिए। गिनी कोएफिशिएंट वैसे एक फ्रैक्शन होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और जो लॉरेंस होता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। दोनों किस चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है? आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, कमेंट पे लिखिए। द लफार कर्व सजेस्ट दैट इंक्रीज टैक्स rates beyond certain point may lead to decrease in what? अगर आपको मैंने बताया था, अभी समझाया भी था, उसके हिसाब से आपको खाली आंसर देना हो तो क्या दीजिएगा? टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, द जे कर्व रिप्रेजेंट द इनिशियल वर्सनिंग of a country's trade balance followed by an improvement due to, अच्छा ये followed by improvement क्यों लिख रहा हूं भाई? जे कर्व का शेप देखो भाई, ये क्या, ये सेक्शन क्या है? ये सेक्शन इंप्रूवमेंट ही तो है, इसलिए ये बोल रहा है ये वाला। अच्छा ये होता क्यों है? तो करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण होता है। क्यों हुआ भाई? तो ये वाला जो नीचे वाला जा रहा था वो आपको इंपोर्ट अचानक से महंगा हो गया डेप्रिसिएशन होने के कारण, तो ट्रेड बैलेंस जो हमारा नीचे जाने लगा, और उसके बाद जब एक्सपोर्ट आपको कॉम्पिटिटिव हो गया तो वो ऊपर जाने लगा। द फिलिप्स कर्व इलस्ट्रेट अ ट्रेड ऑफ बिटवीन, भाई जो इसका डेफिनेशन है वही इसका ट्रेड ऑफ भी रहेगा, कि जब आपको इन्फ्लेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट आपको कम होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये हमेशा फॉलो होता है क्या? नहीं, नहीं हमेशा फॉलो नहीं होता है। कब नहीं फॉलो होता है आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूं, जाकर वीडियो में देखिए। When the demand for a product is highly elastic, decrease in price will result what? इलास्टिक डिमांड क्या होता है? पढ़ाया तो मैंने है लेकिन आपने देखा है नहीं, तो जाके फिर से वीडियो में देखिए। आईफोन क्या हो सकता है? आईफोन आपको इलास्टिक गुड होगा। इलास्टिक गुड का मतलब क्या होता है कि द रिस्पॉन्स इन इट्स डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस विल बी वेरी हाई। मतलब आईफोन पे 5% का सेल आया और यहाँ पे 90,000 लोग लाइन पे लग गए कि मुझे आईफोन नया चाहिए, और क्योंकि थोड़ा सा चेंज इन प्राइस ही आपको तुरंत लोग को अट्रैक्ट कर दिया। मान लीजिए नमक होता है कितना, 40 रुपए का, मुझे नहीं पता कितना, उस पर मैं 90% आपको सेल दे रहा हूँ। 90 क्या 99% सेल, तब भी क्या 200 किलो लेके आइएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि वो इन इलास्टिक गुड है, दैट इज अनरिस्पॉन्सिव और इनरिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन द प्राइस। 99% सेल दिया था मैंने आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अ लार्ज क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे ही वाला था ना, व्हेन द डिमांड इज हाईली इलास्टिक, अ डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू द कर्जनेट कर्व इनकम इनइक्वालिटी टेंड्स टू डिक्रीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, ओ कर्जनेट तो नाम पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा बाय द वे इकोनॉमिक बोल रहा हूँ, एनवायरमेंट कर्जनेट कर्व EKC इज नॉट इक्वल टू कर्जनेट कर्व, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनकम ग्रोथ, एक्सेलरे, पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, देखिए ये तो एकदम ही गलत है। इन्फ्लेशन भी गलत है कर्जनेट से, पॉपुलेशन भी गलत है। देखिए
कजनेट बोलते हैं क्या है आपको कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है कहीं पे तो शुरू में इनइक्वालिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि कुछ ही लोग के पास रिसोर्स एक्सेस होता है, कुछ ही लोग के पास उस रिसोर्स को कैपिटलाइज करने का टैलेंट होता है, तो वो अचानक से प्रॉफिट रीप कर लेते हैं, ठीक है? और फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, आफ्टर इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेशन मतलब स्प्रेड आउट, लोग भी इससे कमाना शुरू करते हैं। तो जब जितना इकोनॉमिक ग्रोथ होते जाएगा तो शुरू में आपको इनइक्वालिटी बढ़ेगा, एक पीक पॉइंट आएगा इनइक्वालिटी का, फिर क्या होगा, इनइक्वालिटी घटने लगेगा क्योंकि आपको सारे लोग उस इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा उठाने लगे, ठीक है? फिर इन अ मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय इलास्टिक डिमांड एंड इन, देखिए ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, थोड़ा मजेदार है, अगर नहीं भी बनाते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर इलास्टिक डिमांड है तो क्या होगा, ठीक है? मतलब कि प्राइस चेंज से इसका डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है? और इलास्टिक, इन इलास्टिक बोल रहा हूं मैं, इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक है? मतलब कि कॉस्ट इसका, यहाँ देखिए यहाँ प्राइस का बात कर रहे थे, यहाँ कॉस्ट का बात कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना भी नीचे गिर जाए, इसका सप्लाई कोई खास चेंज नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि इन इलास्टिक है। क्यों है वो जाके आप वीडियो में देखिए। अब ये कंडीशन को अगर हम लोग ये करें, पहला को, ये वैसा गुड जो कि कंज्यूमर के लिए काफी इलास्टिक है, ठीक है? तो इसका प्राइस अगर नीचे गिरेगा तो डिमांड इसका हैवी बढ़ेगा, यही बोला ना, डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट विल रिजल्ट। तो अब सप्लाई देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही क्वेश्चन दे रहा है कंडीशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरा है, ठीक है? तो जो सामान बन रहा है उसका दाम तो थोड़ा गिरा ना नीचे, ठीक है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे गिरा है, ठीक है? तो अब जैसे ही गिरा, ये तो इलास्टिक गुड था, तो इसका डिमांड क्या हो गया, तब सुपर हाई हो गया, ठीक है? लेकिन कुछ दिन के बाद सप्लाई को क्या पता चलता है, क्योंकि ये इन इलास्टिक सप्लाई है, दैट इज फॉर सम रीजन इसका भले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो नीचे है लेकिन मटेरियल ही खत्म हो गया, वॉट एवर रीजन, कुछ कारण से बस इसका सप्लाई अब ज्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो क्या हो गया कि डिमांड तो अभी भी ज्यादा है, सप्लाई थोड़ा लिमिटेशन पे आ गया, तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, गुड सप्लाई उतना तेजी से हो नहीं पा रहा, जबकि गुड का दाम नीचे गिरा तब भी, ठीक है? ये वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है? तो आई होप, देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन अगर आप सप्लाई और डिमांड वाला क्लास ठीक से किए होंगे तो आपको ये आंसर आ जाता, ठीक है? और ये मैंने बस इसलिए किया था कि ये दोनों का रिवीजन हो जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड का, ताकि आप उस क्लास को एक बार ग्रैब कर ले ठीक से कि क्या सीखे थे उसमें, क्या नहीं सीखे थे। तो चलिए, आई होप आप क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वेट करिए मेरे अदर एमसीक्यू का, उसमें भी हम वैसे ही कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे। जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे हमने कर्व पढ़ा तो हमने कर्व पे प्रैक्टिस कर लिया, ताकि अब कर्व पे हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए, ठीक है? चलिए तब मिलते हैं अगले एमसीक्यू की क्लास में।